देखें एक हम मैंने आपको कहा था कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे किस तरह से होता है, किस तरह से लिखते हैं, इसका कंटेंट क्या होता है, तरतीब क्या होती है, उसमें पैराग्राफ की डिवीजन किस तरह से होती है, उसका टॉपिक किस तरह से होता है, इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, कंक्लूजन हम किस तरह से लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ब्रॉडर नॉलेज क्यों चाहिए होता है, तो उसके लिए वो हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे के एक बने बनाए आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, और उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। और दो सीएसपीज के ऐसे में आपको बेसिकली आई होप कि ये दोनों सीएसपी होंगे, एक सर दाऊद और एक सर इब्रार। सर इब्रार का तो मुझे पता है, सीएसपी सीएसएस में इनकी अच्छी पोजीशन थी। ठीक है, ये सर इब्रार का है। मैंने कई जगह से मैंने इंग्लिश पे बड़ा खर्चा किया, आप यकीन करें। कोई पाकिस्तान का अच्छा टीचर मैंने नहीं छोड़ा जिससे मैंने इंग्लिश ना पढ़ी, और मैं कई सीएसपीज से पढ़ा हूँ। ठीक है, नेयर पेयर वालों से भी पढ़ा हूँ। पाकिस्तान के एक सबसे फेमस टीचर हैं, सबसे एक्सपेंसिव हैं, उनसे भी इंग्लिश मैंने पढ़ी है। आज अगर आप मेरी इंग्लिश में, जब मैं लेक्चर देता हूँ तो एमफिल वाले, एमफिल इंग्लिश वाले भी कुछ पॉइंट्स पे परेशान हो जाते हैं, तो ये इसी इसी की बदौलत है। एक सीएसपी से मैं पढ़ा था, वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे इंग्लिश, उन्होंने हमें इंग्लिश करवाई थी, ऐसे भी कराया था ऐसे। उनका तो खैर मुझे कोई मजा नहीं आया था। बहरहाल मैं जो पैटर्न ऐसे का फॉलो करता हूँ वो नियर पियर वालों का करता हूँ, मुझे इनका पैटर्न अच्छा लगता है। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसे के फेलियर की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम किसी अच्छे राइटर की राइटिंग नहीं देखी होती हमने। ठीक है, अब एक चीज नोटिसेबल है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। नंबर वन तो ये कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरफ हम जाएंगे नहीं, यानी कि अगर पेपर में चार टॉपिक्स आए उसमें कोई आर्गुमेंटेटिव हुआ वो हम चूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये करवाए क्यों जा रहे हैं, ताकि नंबर वन आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा हो जाए कि ये भी एक पैटर्न है, और कभी चूज करना भी पड़ सकता है। हो सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई आर्गुमेंटेटिव आ जाए, आपके पास डाइवर्स नॉलेज होगा, आप उसको, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अमूमन इशू बेस्ड ही आते हैं। दूसरी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे करवाने की रीजन ये है कि जो मैंने आपको दो टॉपिक्स करवाए हैं, एक इकोनॉमी पे करवाया है, एक गवर्नेंस पे करवाया है, ये दोनों सिर्फ आर्गुमेंटेटिव नहीं है, ये इशू भी है पाकिस्तान में। ये दोनों इशू हैं, और ये इन दोनों पर ऐसे आता है। ठीक है, ये दो फेमस, ठीक है, ऐसे के टॉपिक्स हैं। अगर आप चार पांच वो जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, और दो ये वाले ऐसे, अगर आप इनको रट्टे शट्टे लगा के भी चले जाओ, ठीक है, अच्छी तरह समझ के पैराग्राफ किस तरह लिखा हुआ है, एज सच आप रट्टा लगा नहीं सकते, लगाना भी नहीं है। लाइन से लाइन मिला के आप रट्टा नहीं लगाना, आपने पढ़ते रहें, रीडिंग करें बस। केस स्टडीज को रट्टा लगा लें, यूएन की रिपोर्ट है जी 2023 की, वो ये कहती है, पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट है वो ये कहती है, इस तरह से आप लगा सकते हो। अदरवाइज लाइन बाय लाइन याद करना वो फजूल है। हाँ, लिखो, इवेल्युएशन खुद खुद भी रीड करो, टीचर को चेक करवाओ, फिर आपकी राइटिंग में निखार आ सकता है। तो एक बात तो ये हो गई कि मैंने आपको कहा कि इशू बेस्ड, आप इशू बेस्ड ही अटेम्प्ट करने हैं, इशू बेस्ड पर ही मेहनत करनी है। ये दोनों मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों ना सिर्फ आर्गुमेंटेटिव हैं, बल्कि ये इशू बेस्ड भी हैं। नंबर दो बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी, चलो इकोनॉमी वाला तो फिर भी किसी हद तक एक नॉर्मल लेंथ का था ऐसे, ये ऐसे देखें, इसमें 4700 वर्ड्स हैं इस फाइल में। उसमें यह है कि आउटलाइन भी दो मरतबा रिपीट हुई है, दो मरतबा मैंने लिखी है आउटलाइन, ताकि आपको मेन मेन बॉडी में समझ आ जाए कि किस किस तरह से आउटलाइन में हम लेके चले हैं। तो ये बड़ा एक्सटेंसिव ऐसे है, बड़ा मुश्किल ऐसे है, तो आपने इतना ज्यादा ऐसे बड़ा नहीं करना। लेकिन यह है कि ये सिर्फ समझने के लिए, ये है कि सीएसएस के लेवल का ऐसे है, और सीएसएस में भी वैसे 2500 वर्ड्स चाहिए होते हैं मैक्सिमम। तो ये काफी बड़ा लिखा हुआ है, लेंथी लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। मैं आपको इसका एक मुख्तसर वर्जन भी दूंगा,
ये स्क्रीन, अच्छा ये तो नहीं आ रही होगी आपके सामने, मुख्तसर वर्जन भी दे दूंगा मैं। इसको भी रीड कर लेना, उसको भी रीड कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट एक दो मरतबा रीड कर लोगे तो चीजें समझ आने लगेंगी। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई है? जी सर, हो गई। अच्छा, ये अक्सा को कहती है आवाज ही नहीं आ रही। अक्सा, आवाज आ रही है अब? मुझे लगता है अक्सा है ही नहीं इधर। जी सर, अब आ रही है, ओके। तो जी मैंने आपको क्लियरली बता दिया, नंबर वन, आर्गुमेंटेटिव ऐसे हमने अटेम्प्ट नहीं करने, ना उन पे इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, ये दो टॉपिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इश्यूज भी हैं। नंबर दो ये है कि ये ऐसे जस्ट रीड करने के लिए है, इसका कॉन्सेप्ट पिक करने के लिए है। इसमें से आर्गुमेंट्स ले लो, अदरवाइज इसको हम फॉलो नहीं कर सकते, काफी मुश्किल लिखा हुआ है। तो हम इसमें जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आपको बेसिक थीम तो समझ आ गई, मैंने बड़ी तसल्ली से बताया था इकोनॉमी वाले ऐसे में कि किस तरह से ये ऐसे बना हुआ है, डिजाइन किया गया। अब क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान का नाम स्पेसिफाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमें पाकिस्तान तक महदूद रहना है। अब हम दुनिया को टच नहीं कर सकते, अगर टच करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देने के लिए। इकोनॉमी नॉट पॉलिटिक्स इज द की, इज की टू सक्सेस, उसमें पाकिस्तान बाउंड नहीं था। अब पाकिस्तान बाउंड ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आपको लिखना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान में क्यों नहीं है। पहली बात तो गुड गवर्नेंस क्या होती है, दूसरी बात पाकिस्तान में क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है कैसे, तीसरी बात पाकिस्तान में क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस कैसे खत्म हो सकता है। सिर्फ ये तीन बातें। इसकी जनरल स्कीम कैसे होगी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दोगे, आखिर में कंक्लूजन लिखोगे। एक पैराग्राफ या दो आप लिखोगे कि भाई ये गुड गवर्नेंस है क्या, एक से दो में भी जा सकते हो। ये सेकंड पैराग्राफ होगा, व्हाट, ये डेफिनेशन कि गुड गवर्नेंस क्या होती है। फिर 3 to 8 पैराग्राफ में हम 5 पैराग्राफ लिखेंगे कि आखिर पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हो कि वाकई ही गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है तो क्यों है, और उनके सॉल्यूशन क्या है। ये रिकमेंडेशन में हम सॉल्यूशन लिख देंगे। और 9 to 10 पैराग्राफ हम लिखेंगे केस स्टडीज, पूरी दुनिया में कोई केस स्टडीज देखेंगे कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस किस तरह से खत्म हुए और उनका फायदा क्या है, आखिर में कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यहाँ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप थीसिस स्टेटमेंट भी लिखोगे। अच्छा, ये मैंने क्यों, चलो दूसरी बात, फिर आ जाते हैं हम व्हाट या डेफिनेशन पे। अब व्हाट या डेफिनेशन को देखो इन्होंने कितना एक्सप्लेन किया है। वो कहता है कि हाउ कैन द गुड गवर्नेंस बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड। आपने ये वाली लाइन नहीं लिखनी व्हाट या डेफिनेशन, ये जहन में होनी चाहिए जस्ट, ये होनी चाहिए जहन में कि भाई व्हाट या डेफिनेशन वाला पैराग्राफ लिखना है। लाइन आपने क्या लिखनी है, हाउ कैन द गुड गवर्नेंस बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड। उसके बाद कैसे भाई, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, हाउ कैन द गुड गवर्नेंस बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड। गुड गवर्नेंस इंटेल्स how public institutions conduct public affairs as well as how public resources are managed in a preferred manner। तो आउटलाइन में उसने डेफिनेशन लिख दिया गुड गवर्नेंस की, यहां तक देखो। एक बात, दूसरी बात उसने कहा ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। इसका मतलब कि फेमस जितने भी टॉपिक है याद रखना, फेमस टॉपिक्स जो भी होंगे उनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए लाजमी, क्योंकि आपको डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू यूएन 8 मेजर करेक्टर हैं गुड गवर्नेंस के। अब मैं आपको, देखे ध्यान से बात सुने, मैं आपको गुड गवर्नेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एसए का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ।
उसने यूएन के 8 करेक्टर्स को यहां पर इस तरह से बयान कर दिया। पार्टिसिपेशन, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस होता है, इक्विटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, रूल ऑफ लॉ। हाँ जी। सर मेरे वैसे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है जी जी। कि सर अभी तो हमने ये कहा ना कि हमने पाकिस्तान को ही डिस्कस करना है। जी। तो ये तो वो यूएन का फिर क्यों बीच में वो ऐड किया। यूएन एक स्टैंडर्ड है ना। हम हम बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कहती है कि जिनके पास ये 8 क्वालिटीज होंगी, उनके उनकी गुड गवर्नेंस होगी। पाकिस्तान में ये आठों। रेफरेंस। अब जब हमने ये स्टैंडर्ड बता दिया, फिर हम कहेंगे ना पाकिस्तान में पार्टिसिपेशन है, ना कॉन्सेंसस है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना ट्रांसपेरेंसी है। इन सब की फिर और रिपोर्टें देंगे हम कि तो पाकिस्तान। सर इन शॉर्ट। जी। जी सर। सर इन शॉर्ट तो फिर हम ग्लोबली टच किए बगैर तो हम पाकिस्तान को डिस्कस कर ही नहीं सकेंगे। हाँ, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप चाहे जहां से मर्जी कोई रेफरेंस दो, वो आना चाहिए पाकिस्तान पे ना। वो आए पाकिस्तान पे। ठीक है। और हाँ। सर एक और चीज वो थोड़ा ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट गवर्नेंस का जी कैपिटल लिखा हुआ है। तो कैपिटल ही होगा क्या। मींस ये जब गुड गवर्नेंस इंटेल्स हाउ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। इसको मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इस टॉपिक को हाईलाइट करने की कोशिश की है। गुड गवर्नेंस एज अ टर्मिनोलॉजी लिखी है उन्होंने। गुड गवर्नेंस ऐसा हो एज अ। सकता है। वैसे गलत नहीं है? वैसे 100% मुझे नहीं श्योर। 100% मुझे श्योर नहीं है कि इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये ठीक है सर। लिखा इसलिए है। लेकिन लिखा इसलिए क्योंकि ये हमारा टॉपिक का नेम है, और एज अ टर्मिनोलॉजी यूज की है। टर्मिनोलॉजी के जो पहले लेटर है वो कैपिटल हो सकते हैं। लेकिन ना ठीक। ना भी लिखे, वैसे ना लिखे, जिस तरह जेंडर इक्वेलिटी है, वो भी तो हमारा टॉपिक है, उसको हम छोटा ही लिखते हैं। जी सर ठीक है। इसको छोटा कर दें। लेकिन फिर भी मुझे इस पे सर्च करने दें, क्योंकि आखिर इतने बड़े टीचर ने लिखा है, तो हो सकता है कोई रीजन हो। ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा जी। तो आप यूनाइटेड नेशन की एग्जांपल दें, आप अल जजीरा की एग्जांपल दें। अल जजीरा कहता है पाकिस्तान में ये, वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मिसाल के तौर पे। तो इस आप एट दी एंड आ तो पाकिस्तान पे ही रहे हो ना, बात तो पाकिस्तान पे ही करोगे। तो उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एक स्टैंडर्ड है, और यूनाइटेड नेशन कहता है कि जिनके पास ये 8 क्वालिटीज होंगी, इसका मतलब गुड गवर्नेंस उनके पास होगी। इन्हीं को अब उस स्टैंडर्ड को दे के फिर हमने बेस बनानी है। नेक्स्ट जो हम पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें लिखेंगे रिपोर्ट्स, कि पाकिस्तान में ये है ही नहीं, ये चीजें हैं नहीं, इसका मतलब क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, ये प्रूव करके फिर हम कहेंगे भाई रिकमेंडेशन क्या है। हमारा टॉपिक क्या है? क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। टॉपिक हमारा क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के क्राइसिस हैं कि नहीं है। ये है हमारा टॉपिक बेसिकली। और हमने ये कहा है कि भाई है पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के क्राइसिस। ठीक है। पाकिस्तान में है, ये प्रूव करना है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के क्राइसिस हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने यूनाइटेड नेशन का सहारा ले लिया। फिर मेन आर्गुमेंट पे आए। यहाँ पर हाउ इज देयर अ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स को बेस बनाकर पाकिस्तान में किस तरह से क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, इन इंडिकेटर्स को बेस बनाएंगे। ठीक है। तो अब यहां पर इसने क्या किया है, उस एक 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 पैराग्राफ की सारी सारी डिटेल आनी शुरू की। आप सिर्फ अगर इतनी ये लाइन भी लिख देंगे तो मेरे नजदीक
पीपीएससी के लेवल पे काफी होगा, ध्यान से समझ लेना बात को। पीपीएससी के लेवल पे अगर आप ये बात भी लिख लोगे, हाउ इज देयर अ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स, तो इस लेवल पे काफी होगा, बनिस्बत इसके कि आप एक एक पॉइंट के पूरे पूरे पूरी पूरी सेंटेंसेस बनाए। ये सेंटेंस बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। consensus oriented due to elite capture policies in Pakistan tend to favor the rich and powerful at the cost of wider societal interest। हर चीज को प्रूव किया है। ये आउटलाइन तो बेहतरीन है, लेकिन इतना हम लिख नहीं सकते, पीपीएससी में टाइम भी कम होना है, हमारे पास 2 घंटे होने हैं, और हमें 1500 वर्ड का ऐसे लिखना है। तो आप इसको सारी कुछ भी ना लिखो, इस ऐसे में 2 पैराग्राफ बनाए गए हैं, आप एक पैराग्राफ बनाओ, ठीक है। ये जितनी भी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, मैंने ये आपसे लिखवाना है, ये वाला एस्से, ठीक है। ये वाला एस्से मैंने लिखवाना है, मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने लिखना है। 1500 वर्ड्स का लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। ये आगे सारी उसने प्रूव किया है कि किस तरह पाकिस्तान में ये गुड गवर्नेंस नहीं है। द कंडीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज रिमेन पुअर इन पाकिस्तान ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह। साबित कर दिया हमने कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की कमी है। जब आपने ये तो बता दिया कि गुड गवर्नेंस की कमी है, अब आप ये भी बताओ कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या है। ये आपके टॉपिक में नहीं है। इसी चीज को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। जब आपने ये तो बता दिया, ध्यान से समझना बात को, यहीं पर तो फन है आपका। क्राइसिस है पाकिस्तान में, ये तो लिखने वालों ने लिख दिया, लेकिन आपने अपने एस्से में, राइटिंग में डाइवर्सिटी तो नहीं लेकर आए ना। कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस भी तो हो ना। आप कह रहे हो पॉजिटिव फैक्टर है, एक्चुअल में ध्यान से एक और बात समझें, आपके एग्जामिनर को पता है पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है। एक्चुअली वो ये नहीं जानना चाह रहा कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम करो, ये बता के पाकिस्तान में क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, नो। वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल ये जानना चाह रहा है कि आपको क्या पता है कि पाकिस्तान में क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको पता है कि उसके बेसिक कॉज क्या है। नंबर 3, क्या आपके पास कोई उसका प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है उसको रिमूव करने के। असल में ये है वो हिडन, रीड बिटवीन द लाइंस जो है वो ये है, रिकमेंडेशन देनी है आपने कि पाकिस्तान में किस तरह से क्राइसिस खत्म हो सकते हैं। एक्चुअल में ये है जिसका एसए के टॉपिक से को दूर दूर का ताल्लुक बज़ाहिर नजर नहीं आता। तो आप रिकमेंडेशन उसी सूरत में दोगे जब आप बताओगे भाई कॉज भी तो है ना, कॉज बताओगे तो फिर रिकमेंडेशन दोगे। मेरी बात पिक की है या ऊपर से जा रही है? हाँ भाई। जी सर। मेरी मेरे ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे? अगर नहीं लिख रहे तो आपको कुछ याद नहीं रहना, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, साथ साथ पॉइंट को लिखो, बात को लिखो, ताकि फिर जब आप लिखोगे इनको तो फिर आप, मैंने ये दोनों का टेस्ट लेना है जी, इकोनॉमी वाला और गुड गवर्नेंस वाला। मंडे को टेस्ट होगा, आपको दोनों में से कोई एक लिखवाऊंगा, ठीक है। दोनों में से एक लिखवाऊंगा, अपने वर्ड्स में लिखना, आपने अच्छी तरह रीड करके इनके प्रिंट ले लेना, जो मैं भेज रहा हूँ इनके प्रिंट ले लेना। ये कॉजेटिव फैक्टर्स बता देता है वो। अब इसमें यह देखो कि पहली बात वो एक स्टेटमेंट देता है, इंटरप्ले ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल फोर्सेस हैज कॉज द करंट क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। कौन कौन से? वो कॉलोनियल लिगेसी लीडिंग टू एक्सट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन। एक्सट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब
जो इंस्टीट्यूशन के बाहर की पावर्स हैं वो इसको कंट्रोल करने लगे हैं, तो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन हैं। सिविल मिलिट्री पावर इम्बैलेंस लीडिंग टू मिलिट्री डिक्टेटरशिप, patronage networks hampering governance by systems, compartmentalization of government institutions hampering collective action। होना तो ये चाहिए कि चारों पे अलग अलग पैराग्राफ बनाए, लेकिन ये बाजू का क्या करता है, आपको मैं खामी भी बता रहा हूं, ये क्या करता है कि इसका पैराग्राफ लिख देगा, दूसरे का नहीं लिखेगा, चौथे का नहीं लिखेगा, पहले का लिख देगा। ये भी गलती है। आप अगर कोई पॉइंट दे रहे हो तो उसका पैराग्राफ बनाओ बस, अदरवाइज पॉइंट ही ना दो। ठीक है। व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। आप अगर पीपीएससी के लेवल पे सिर्फ इतनी हेडिंग दे दो, कॉलोनियल लीगेसी, ठीक है, ये पूरी लाइन दो, लेकिन ये दो दे दो, बस 2 पॉइंट दे दो। ठीक है। या 4 देने हैं तो फिर मुख्तसर कर दो, कॉलोनियल लीगेसी, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस, पैट्रोनेज नेटवर्क्स, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। लेकिन बशर्त ये है कि आप फिर चारों पे फिर पैराग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, या फिर दोनों का, इन दो का एक पैराग्राफ बना दो और इन दो का एक पैराग्राफ बना दो, फिर ऐसा भी कर सकते हैं। सर, हाँ जी। सर अगर हम लेट सपोज एक देते हैं पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो हम उसको जाहिर है एक ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आउटलाइन में वो एग्जामिनर को ये तो नहीं लगेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट दे रहा है। हाँ लगेगा। फिर सही लगेगा। तो गलत हो जाए। हाँ गलत हो जाएगा। आप चारों पॉइंट दे दो मुख्तसर, ठीक है, लेकिन पैराग्राफ दो दो का मर्ज कर दो पैराग्राफ। ठीक है सर। एक पॉइंट, ये वाकई भी पॉजिटिव फैक्टर में अगर आप एक पॉइंट लिखोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यकीनन हर चीज की रिकमेंडेशन भी मल्टीपल होनी चाहिए, कॉजेज भी मल्टीपल होते हैं, तो आप मल्टीपल कॉजेज दो। ठीक है। 3 4 एटलीस्ट तो दो ना। हाँ ये है कि पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ में चारों मेंशन कर दो। अगर एक पैराग्राफ बनाना है तो फिर चारों को मेंशन कर दो उसमें, एक एक दो दो लाइन सबकी कह दो, लेकिन कनेक्शंस होना चाहिए, ट्रांजिशंस ऐड होनी चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट पॉइंट्स को मर्ज करके अगर एक पैराग्राफ बनाओगे तो फिर आपने इस चीज का ध्यान रखना है। रिकमेंडेशंस, व्हाट आर द रिफॉर्म्स needed for institution building and improving governance in पाकिस्तान। कौन सी रिफॉर्म्स हैं जो नीड है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए और गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, आगे 3 पॉइंट दे दिए उसने। आप पीपीएससी लेवल पर ना दें इतना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिजाइन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन गवर्नेंस, आप ये सिर्फ मेन मेन पॉइंट से दे दो। इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हम एक्चुअली कि आप एक एक पॉइंट की डिटेल डालो, लेकिन आपको मैं ऐसे इसलिए दे रहा हूं ताकि आप देख लो कि इतनी ब्रॉडर आउटलाइन भी बनाई जा सकती है। लेकिन उसका फायदा क्या है जब हमारे पास टाइम ही नहीं होगा इतना तो। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये लाइन, गवर्नमेंट एजेंसीज नीड टू कोलैबोरेट विद प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज आउटसोर्स सम ऑफ इट्स फंक्शंस टू सेव कॉस्ट इंक्रीज। देखो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपने बॉडी में देने हैं इसके। केस स्टडीज, व्हाट आर द What are the international best practices that can guide Pakistan's journey towards good governance? कौन कौन से। अब यहाँ पर आप वैसे लिख दो, मैं वहां वैसे बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल ऑफ चाइना। ठीक है। चाइनाज एफर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, इस तरह से मुख्तसर करके लिख दो। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत ऑक्यूपेशन 1991, एस्टोनिया की एग्जाम्पल दे दी। 2 एग्जाम्पल दी हुई है, एक चाइना की एक एस्टोनिया की। तो दो तो आप दो एग्जाम्पल जाहिर है, लेकिन पैराग्राफ चाहिए एक बना दो बाद में। अब आते हैं हम अपने कंप्लीट ऐसे की तरफ। यहां पर देखें, ये मैंने फिर से वही सब चीजें लिखी हैं, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देखो,
इन 1990s जॉर्जिया की एग्जांपल देके मैंने इस ये मतलब इन्होंने एग्जांपल दी है 1990s व्हेन जॉर्जिया इमर्ज्ड। यहां तक कहाँ है भला? ये है जी आपका अटेंशन ग्रैबर। फिर आप देते हो एक ट्रांजिशन, ठीक है। फिर यहां तक समरी और एट द एंड आपकी थीसिस स्टेटमेंट। ये क्या कह रही हैं सर? फिर हमने ये रिफॉर्म्स जब इजी लिखना है, ऐसे लिखना है। हाँ हाँ, कर दें, कर दें आप, कोई बात नहीं है। देखिए मेरा मकसद ये है कि आप जब ऐसे कर रहे हो तो आपको हर तरह का स्ट्रक्चर आपको पता हो कि किस तरह से, कितनी टाइप कैसे लिखा जा सकता है, कितना ब्रॉड किया जा सकता है, आपको सब पता हो। तो उतनी डिटेल्ड ऐसे को मैंने बताया है कि मुख्तसर भी किया जा सकता है। तो ये आप एग्जाम्पल पढ़ें, फिर देखें व्हाट एक्सप्लेन्स जॉर्जियाज ड्रामेटिक टर्न आउट। ये एक तरीका कार है लिखने का, ये भी लिखने का कार एक तरीका कार है। फिर आप समरी लिखते हो, एट द एंड ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। फिर ये यहां पर देखें, हाउ कैन द गुड गवर्नेंस बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड। 7 8 पॉइंट लिखे थे, इन 2 पॉइंट्स का उसने एक पैराग्राफ बनाया है। इन 2 पॉइंट्स का एक पैराग्राफ बनाया है। जब वो लिखना शुरू करता है, देखें ध्यान से, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या लाइन लिखता है? इन ऑर्डर टू डिवेलप अपॉन द एक्सटेंट टू विच देयर इज क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस पाकिस्तान, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इशू इन क्वेश्चन। ये उसने एक रिदम बनाई है, इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, कि आपको लेके आ रहा है। हैंस, फिर वो अपनी बात करेगा, अपने पॉइंट की तरफ आएगा, किस तरह से प्रूव करेगा आप पढ़ो। और किस तरह से स्टार्ट कर रहा है देखो पॉइंट्स को। फर्स्ट, पार्टिसिपेशन। सेकंड, कंसेंसस ओरिएंटेडनेस। ठीक है, फिर वंस अगेन पैराग्राफ पे आ गया, इन एडिशन टू अबव फैक्टर्स। ये देखो लाइन, इन एडिशन टू अबव फैक्टर्स all actors must be accountable to public and their institutional stakeholders. इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, लास्ट। फिर ये लाइन पढ़ो आखिर में, taken together these aspects comprehensively determine the nature of governance in a particular country। ऐसा लगेगा कि आपको पता लग रहा है पैराग्राफ एंड हो रहा है और पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। हाउ इज देयर क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, किस तरह से क्राइसिस है भाई? इस लाइन को पढ़ो, आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस दिस सेक्शन इवेलुएट पाकिस्तान परफॉर्मेंस ऑन अर्थ ऑन ईच ऑफ देम। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन दिस सेक्शन, तो आपने अपने रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर लिया। पाकिस्तान में किस तरह से है, यहां पर देखें, रिपोर्ट भी दी होंगी इसने ना। तो सारे फैक्टर्स को पाकिस्तान के साथ जोड़ा है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सबके साथ कोई ना कोई रिपोर्ट वगैरह डाल के, आर्गुमेंट दे के उसने इसको जोड़ दिया है। इन 2012 43% ऑफ केसेस फाइल्ड इन कोर्ट्स, 5 to 10 years लगते हैं जी रिजॉल्व होने में सिंध में। प्रूव कर दिया। हाँ आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि आप पहले टॉपिक सेंटेंस, इंट्रो नहीं कहते उसको, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। फिर आप अपना आर्गुमेंट दे देते हो, आर्गुमेंट को प्रूफ भी करते हो। चौथी बात,
और फिर उसको कंक्लूड कर देते हो। आर्गुमेंट को प्रूव करते हो कि आपके टॉपिक के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है, और फिर उसको कंक्लूड कर देते हो। सेंटेंस कितने बड़े लिखने हैं ये आप पे, कितने सेंटेंस में प्रूव करते हो, कितने सेंटेंस में आर्गुमेंट्स देते हो, ये आप पर है। हिस्से चार होते हैं: टॉपिक सेंटेंस, फिर आर्गुमेंट दे दिया, आर्गुमेंट को प्रूव कर दिया और कंक्लूड कर दिया। स्टार्ट और कंक्लूड लाजमी होना चाहिए, ताकि पता लगे कि आपके कुछ आपने अच्छा लिखा है। इस तरह है जी। फिर कॉजेज बता दिए, कॉजेज के सारे लिखे हैं ये, लेकिन बड़े लेंथी लिखा हुआ है। रिकमेंडेशंस में एक एक चीज, रिकमेंडेशन में क्या है, एग्जांपल्स दी हुई हैं, किस तरह से एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारी चीजें हैं। ये रिकमेंडेशन, सारी रिकमेंडेशन है, और आप देखना कितना डीपली रिसर्च बेस्ड लिखा हुआ है। तो आपने इन रिसर्चेस को पिक करना है, पकड़ना है, ग्रिप करना है। को थोड़ी बहुत अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह अपडेट करने की जरूरत हो तो कर लेना। केस स्टडीज को किस तरह से लिखा हुआ है उसको देखें। अच्छा, इसका ये एक है शॉर्ट वर्जन, ये मैंने कभी बनाया था ब्रीफ इसका। इसमें वर्ड्स पता नहीं कितने हैं, मुझे इसकी एमएस वर्ड की फाइल नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा मैंने ना इसको रिड्यूस किया है। इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पैराग्राफ थोड़े से ना मैंने शॉर्ट किए थे। ये देख लेना आप, ये थोड़ा सा आसान भी होगा शायद। ये जस्ट लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जस्ट ये लिखा है। नीचे ये पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ का साइज भी आई थिंक छोटा किया था मैंने। ये हर पैराग्राफ के आगे वर्ड्स भी लिखे हैं। ये कभी मैंने हाई कोर्ट की जब तैयारी की थी तब मैंने इसको ब्रीफ किया था, और एग्जैक्टली यही ऐसे आया हुआ था उसमें, उसके एग्जाम्स में एग्जैक्टली ये आया हुआ था। एक क्लाइमेट चेंज वाला आया हुआ था, एक ये आया हुआ था, दोनों मुझे आते थे बेहतरीन। इसका भी आप प्रिंट निकलवा लेना।